हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का तानाजी आईएएस एकेडमी पे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं लेके हाजिर हो चुका हूँ आपके सामने पार्ट 2 ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कैसे आपका वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट अर्बन सोसाइटी इन द वर्ल्ड, लगभग 5,000 साल पहले एक ऐसी सोसाइटी जो कल्चर रूप से, सोसाइटी के रूप से, ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें पूरे परिपूर्ण एक तरीके से एक ऐसी सोसाइटी थी जो डेवलप हुई, जो कि उसके उस समय भी कई सारी आपकी अर्बन सोसाइटीज़ थी। इजिप्ट, आपका मेसोपोटामियन, दो तीन चार सिविलाइजेशन की जो मैंने चर्चा किया था, पूरे एक तरीके से डेवलप होके फ्लरिश कर रहे थे। लेकिन उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट सिविलाइजेशन थी और वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन थी। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना, बेसिक्स, उसके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को हमने देखा, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे थी, ये देखे कितने सेटलमेंट्स में वो डिवाइड थे, आपके इंडिया में किस पोर्शन में, आपका पाकिस्तान वाले किस पोर्शन में कितने हेक्टेयर्स में फैला था। फिर ये देखे कि साउथ और नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये चारों दिशाओं में कहाँ कहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, कहाँ पे कौन कौन सी साइट्स थी, कौन कौन सी लोकेशन था, कहाँ से कैसे कैसे था। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कितनी दूरी में फैला हुआ था, इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स कितने थे, इंडिया में कितने थे, पाकिस्तान में, पूरा एक तरीके से जोग्राफिकल पूरा लोकेशन, पूरा फैक्ट हम लोगों ने पता किया। फिर आगे देखे हम लोग इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ पे ये एग्जीबिशन हुआ, कौन कौन के क्या थे, आपके एग्जीबिटर कौन कौन से थे, कहाँ पे बसा हुआ सेटलमेंट्स, कहाँ पे बसा था, क्या क्या फाइंड्स किए गए, ये सब इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन सब की हमने चर्चा किया। अब हम जो पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं, आगे के पोर्शंस देखेंगे, धीरे धीरे करके इसको 3-4 पार्ट्स में ख़त्म किया जाएगा, ताकि सारी से सारी चीज़ें हमें इनमें से सारी नॉलेज को, सारी उसकी पूरी A to Z सारी पॉइंट्स को, मतलब कुछ छोड़े नहीं कि एक दो क्लास में, आधे घंटे एक घंटे की क्लास में पूरा सब कुछ खत्म कर लें, बेसिक चीज़ें ना हो पाएँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ना हो पाए, तो हर चीज़ कवर हो जाए सारी चीज़ें, इसलिए हम लोग एक एक चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। भले 3-4 लेक्चर में ये पूरा हो, नो डाउट। हाँ, मतलब किसी चीज़ को जाने तो अच्छे से जाने, हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि आपकी पकड़ किसी चीज़ में हो तो अच्छे से हो, क्योंकि सबको सारी चीज़ें नहीं आती। चलो, आपको हिस्ट्री मजबूत है, साइंस मजबूत है, पॉलिटी मजबूत है, तो जो जानो बस उसको जानो अच्छे से। तो ऐसा ना हो कि हड़प्पा पे कोई क्वेश्चन पूछ ले, बता ना पाओ, एग्ज़ाम में आ जाए, कोई चर्चा कर ले। तो रहो तो हर चीज़ में एक्सपर्ट रहो, जिस चीज़ में रहो। तो हड़प्पा कल्चर में इतनी एक्सपर्ट हो जाओ, या हिस्ट्री में आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ, तो लगे हाँ, कोई चर्चा करे तो माने कि हाँ, बंदे को पता है। तो इस तरीके की नॉलेज गेन करना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसा क्या, किस किस फेज़ में, कैसे कैसे फेज़ में सारे कल्चर आपका फ्लोरिश हुआ। फिर उसके बाद हम देखेंगे टाउन प्लानिंग कैसे हुआ करती थी, क्योंकि पूरी दुनिया मशहूर है, आज भी टाउन प्लानिंग की पूरी चर्चा होती है इसकी। तो ये सब सारी चीज़ें के करके देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पहले देखेंगे फेजेस ऑफ द आईवीसी, यानी इंडियन वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। इतने फेजेस में, फेजेस मतलब जैसे होता नहीं, जैसे हम लोगों ने इसके पहले स्टोन एज पढ़ा, स्टोन एज को भी हमने डिवाइड किया कई पार्ट्स में, अच्छे तरीके से समझे। तो इसमें भी कई सारे फेजेस थे, कई सारे फेजेस अंदर मेनली 3 फेजेस थे, जैसे आपका अपर, मिडिल और ये सब सारी चीज़ें हुआ करती थी, उसमें हम लोगों ने देखा था। तो इसमें भी एक तरीके से 3 फेजेस आपके हुआ करते थे, जैसे द 3 फेजेस ऑफ द आईवीसी। तो इसको 3 फेज में बांटा गया है समझने के लिए, कि अर्ली फेज कैसा था, मैच्योर फेज कैसा था, फिर लेटर हड़प्पन पीरियड कैसा था, ताकि अच्छे तरीके से सबको क्या कर सके, कैटेगराइज कर सके। तो जो अर्लियन हड़प्पन फेज माना जाता है, ये मेनली माना जाता है 3300 बीसी से लेके 2600 बीसी के बीच। यानी इस बीच जो घटनाएं घटी, जो सोसाइटी थी कैसी थी, क्या क्या था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा कल्चर था, सब सारी चीज़ों को इसमें देखते हैं अर्ली हड़प्पन फेज। फिर उसके बाद मेच्योर हड़प्पन फेज आता है। मेच्योर मतलब किसी चीज़ का एक मेच्योरिटी, अर्ली मतलब एक होता है कि मतलब अर्ली स्टेज क्या होता है, जैसे इंसान का भी एक अर्ली स्टेज होता है, जिसमें चीज़ धीरे धीरे सीखता है, एक ट्रांजिशन पीरियड में रहता है कि बढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ट्रांजिशन पीरियड में रहेगा। फिर मेच्योर क्या होता है कि आदमी 28-30 की उम्र में देखो मेच्योर हो जाता है, सारी चीज़ समझना, सारी चीज़ को जानना, कैसे डील करना, कैसे क्या करना, मतलब एक चरम पीरियड में मेच्योर हड़प्पन पीरियड। तो ये एक आपका मेनली माना जाता है
2600 BC से लेके 1900 BC, इस बीच क्या हुए, मैक्सिमम डेवलपमेंट्स हुए और लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, टाउन प्लानिंग, सारी चीज़ का जो एक तरीके से बड़े चरम पे, मतलब कोई आप डायनेस्टी देखोगे आगे चल के, कौन कौन सी डायनेस्टीज जो हम पढ़ेंगे आपका एंशिएंट इंडिया में आगे चल के, तो सबका एक मैच्योर पीरियड होता है। उस पीरियड में इंसान क्या करता है, डेवलपमेंट ग्रोथ का लेवल हाई रहता है, तो मैच्योर पीरियड इसी नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद लेट हड़प्पन पीरियड आता है। लेट हड़प्पन पीरियड आपका माना जाता है 1900 से 1300 के बीच। धीरे 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 कल्चर ख़त्म होने लगता है, स्प्लिट होने लगता है, डिक्लाइन होने लगेगा। उसके पीछे का क्या कारण था, कैसे क्या था, एक एक चीज़ देखेंगे। तो मेनली 3 पार्ट्स में आपका हड़प्पन कल्चर या इंडियन वैली सिविलाइजेशन डिवाइड था, जिसका आपका ये टाइम पीरियड है, ध्यान में रखिएगा। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि हड़प्पा मैच्योर हड़प्पन पीरियड का टाइम क्या है, या सिर्फ आप कुछ न दे तो सिर्फ यही बोल दे कि व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो मेनली अगर यही रहेगा तो यही आप सही टिक मारिएगा। तो ये सब सारी चीज़ें जानना चाहिए। फिर कह रहा था अर्ली हड़प्पन फेज इज रिलेटेड टू द हकरा फेज। हकरा फेज भी इसको रिलेट किया जाता है। हकरा फेज क्यों, हकरा क्या है, घग्गर और हकरा रिवर वैली के आसपास सारी चीज़ें जो डेवलप हुई, आपका फ्लरिश हुआ, तो इसलिए उसको मान लिया जाता है हकरा फेज के नाम से भी जानते हैं। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट डेट बैक टू 3000 BC। ठीक है, जो इंडस स्क्रिप्ट वगैरह ले गई, ये सब सारी चीज़ें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दिस फेज स्टैंड्स कैरेक्टराइज बाई सेंट्रलाइज अथॉरिटी। ठीक है ना, सेंट्रलाइज अथॉरिटी हुआ करती थी, एंड इंक्रीजिंगली अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ट्रेड नेटवर्क हैड बीन इस्टेब्लिश एंड देयर आल्सो एविडेंसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। यानी जो आपके एग्जीबिशन में सारी चीज़ें मिली, पता चला, तो क्या हुआ, इस समय का जो पीरियड था, ये फेज था, तो यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वगैरह भी, ट्रेड नेटवर्क भी इस्टेब्लिश थे, एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वगैरह भी हुआ करते थे। जैसे आपके पीस हुआ, सीसम हुआ, सीड्स, डेट्स, कॉटन, इन सब चीज़ों का आपका कल्टीवेशन हुआ करता था। ठीक है ना, इस टाइम। फिर कोटदीजी, ये जगह है कोटदीजी, रिप्रेजेंट द फेज लीडिंग अप टू द हड़प्पन फेज हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज। तो ये आपका कोटजी जो है रिप्रेजेंट करता है मैच्योर हड़प्पन फेज को एट दैट टाइम। ठीक है ना, यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें मिली होंगी, सारी चीज़ जो रिप्रेजेंट करता है उसको रीड करना है। तो बाई 2600 BC, लगभग 2600 BC से द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड इंटर्ड इनटू अ मैच्योर स्टेज। तो मैच्योर स्टेज में 2600 से आपका क्या कर दिया गया, ट्रांसफर हो गया या इंटर कर गया। इसके पहले क्या था, ये सब सारी जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी वो सब थी। अब क्या हो गया, ये मैच्योर एज में आपका ट्रांसफ़र हो गया, और सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा मैच्योर फॉर्म में आ गई। डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, कल्टिवेशन हो गया, ट्रेड एक्टिविटी हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी तरीके से पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, पार्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, सब मैच्योर लेवल पे आ गई। ओके, नेक्स्ट, द अर्ली हड़प्पन कम्युनिटीज़ वर टर्निंग इनटू लार्ज अर्बन सेंटर्स। मतलब जो एक तरीके से छोटे छोटे आपके सेंटर्स हुआ करते थे, अब वो लार्ज अर्बन सेंटर्स में कन्वर्ट हो गए। मतलब समझ लो, जो गांव टाउन होने लगे, वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए। मतलब पूरा हरा भरा हर चीज़, सारी चीज़ें सब एकदम पूरा तरीके से ये सब होने लगी। जैसे कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हुआ करते थे, अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जो कि सब पाकिस्तान में है, लोथल हमारा इंडिया में है, ये सब बिग सिटीज़ हुआ करती थी। जैसे आज के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को हम लोग जानते हैं, दिल्ली हो गया, आपका बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, तो ये सब आपके क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। तो उसी तरह सब आपकी वेल डेवलप्ड सिटीज़ थी। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे हड़प्पन की टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा तरीके देख रहे हैं, टाउन प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे। घर कैसे बने हुआ करते थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसे हुआ करता था, बिल्डिंग्स में कैसे मटेरियल्स यूज़ किया करते थे, बर्ड ब्रिज हुआ करते थे कि नहीं, एक बसाया हुआ जैसे शहर हुआ करता था। आज के समय तो हम लोग देखते हैं कि कहीं भी घर कहीं भी बना लो, कहीं भी ज़मीन ले लो, लेकिन उस समय एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें हुआ करती थी। टाउन प्लानिंग को पूरा तरीके से बसाया जाता था। यहाँ पे बड़े लोग रहेंगे या छोटे लोग रहेंगे, या फिर मर्चेंट क्लास, हाई क्लास लोग रहेंगे, फिर यहाँ पे कॉमन पीपल्स रहेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। यहाँ पे कहा जाता है हड़प्पन कल्चर वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाई इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। यानी एक अपनी एक असाधारण सभ्यता, असाधारण मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छी, बहुत एक सिस्टमेटिक फॉर्म
वाली जो सभ्यता होती है, कि सिविक वे में जो होता है उसके लिए जाना जाता है, जो कि पूरी तरीके से प्रसिद्ध थी हर जगह। आज भी लोग उसको करे, वाह, आज के 5,000 साल बाद भी हम लोग एक तरीके से जहाँ देखें स्कैटर्ड फॉर्म में बिखरे पड़े रहते हैं, कोई कहीं बनवा लिया, कोई कुछ ड्रेनेज सिस्टम और आपका सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सब उथल पुथल ही रहता है, लेकिन उस समय सब एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हुआ करता था। ये काफ़ी तारीफ के काबिल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक आपका जो हड़प्पन कल्चर हुआ करता था, इसके लिए जाना जाता था, डिस्टिंग्विश बाई इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, एक आपका क्या है, एक तरीकेबद्ध तरीके से सारी चीज़ें बनी हुई है, तो एक यूनिफॉर्म में है। ये जब रहा होगा तो पूरा देखने में कितना अच्छा रहा लगता रहा होगा। फिर हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो ईच हैड इट्स ओन सिटाडेल, ठीक है ना। हड़प्पन और जो आपको मोहनजोदाड़ो था, इनके अलग अपना एक अलग सिटाडेल ही हुआ करता था, जिसको एक्रोपोलिस करते हैं। सिटाडेल मतलब एक तरह का अपर टाउन उसको बोलते थे। वहाँ बड़े बड़े मर्चेंट क्लास के लोग हुआ करते थे, विच वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाई मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लास। मतलब उस तरीके रूलिंग क्लास इन द मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो मर्चेंट्स पूरी जो सोसाइटी को कंट्रोल किया करते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते रहेंगे भाई, जिसके पास पैसा उसी के पास इकोनॉमी, उसी के पास पूरी सोसाइटी। तो एक तरीके से था। तो ये लोग क्या हुआ करते थे, रूलिंग क्लास माने जाते थे, और इनका एक अपना खुद का ओन सिटाडेल ही हुआ करता था, इनका अपना एक सोसाइटी, एक इनका एरिया ही हुआ करता था। बिलो द सिटाडेल मतलब एक फॉर्म में बना रहता था, ये ऊंचे, एक्रोपोलिस मतलब दुर्ग, टीला या बड़ा बड़ा। तो ये लोग क्या हुआ करते थे, शहर के एक किनारे अपना बसा रहते थे, और उसके जो लोअर टाउन हुआ करते थे वहाँ पे कॉमन पीपल रहा करते थे, ठीक है ना। जिससे आपके छोटे छोटे पीजेंट्स वगैरह हो गए, या आम आदमी, आर्टिसंस वगैरह, ये सब आपके क्या किया करते थे, लोअर टाउन्स में रहते थे। तो बिलो द सिटाडेल ईच सिटी ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक्स हाउसेस, उनके ईंटे के ब्रिक्स घर बना हुआ करते थे, विच वर इनहेबिटेड बाई कॉमन पीपल, ठीक है ना। ये दो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, यहाँ रूलिंग क्लास आपके सिटाडेल में, और कॉमन पीपल कहाँ रहते थे, लोअर टाउन में। The remarkable things about the arrangement of the houses in the cities is that the followed by the grid system. Grid system का पैटर्न हुआ करता था, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ द जो हाउसेज जो बने हुआ करते थे ग्रिड के फॉर्म में हुआ करते थे। ग्रेनरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ग्रेनरीज जो हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूटेड एनी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिटी। ग्रेनरीज में क्या हुआ करते थे कि आपके वो रखे जाते थे, मतलब स्टोरिंग करके सारी चीज़ें रखी जाती थी। जो ये ग्रेनरीज के बारे में, हाँ, ग्रेनरीज में क्या हुआ करता था, जो आपका सरप्लस आपका ग्रेन्स हुआ करता था उसमें स्टोर करके रखते थे। आज के समय में देखते हो कि बड़े बड़े बन के हमारी तरफ भी बनाया जाता है, उसमें घर गाँव वगैरह में आप जाके देखोगे तो ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, पुरानी चीज़ें एंशिएंट टाइम की। तो उसमें ये सब चीज़ स्टोर करके आपके ग्रेन्स जो हमारे बच जाते हैं, आपके क्या कहते हैं, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, सब रखते नहीं है। तो ये सब आपकी ग्रेनरीज के लिए काम आते थे। द यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स इन हड़प्पन सिटीज इज रिमार्केबल। मतलब बर्न ब्रिक्स मतलब जो आज के समय हम लोग जो ईंट का इस्तेमाल करते हैं उसको बर्न ब्रिक्स कहते हैं। तो उसमें रिमार्केबल एक्टिविटी हुआ करती, बिकॉज इन द कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग्स ऑफ इजिप्ट मेनली ड्राइड ब्रिक्स वर यूज। तो ये चीज़ था। यहाँ पे क्या हुआ करता था, दोनों में एक अंतर था। वहाँ पे ड्राइड मतलब सूखे ब्रिक्स वगैरह का काम होता, बर्न्ट नहीं, मतलब उनको भट्ठों में या जो भट्टे होते हैं जहाँ पे पकाया जाता है ईंटों को, तो उस बर्न ब्रिक्स से घर बने हुआ करते थे। यहाँ पे कैसे थे, जो कि इजिप्ट में इस तरीके से नहीं था, वहाँ ड्राइड ब्रिक्स में यूज किया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज करेक्टरिस्टिक्स था। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदाड़ो वाज वेरी इम्प्रेसिव। मतलब जो नाली का पूरा पानी सिस्टम बह जाना, एक ढलान के रूप में होना, जो कि आज के समय देखने को नहीं मिलता हमें, कि पानी जरा सी बारिश होती है देखते हैं पानी भर जाएगा। दिल्ली का हुआ आपका जो ब्रिज के नीचे पूरा पानी भर जाएगा, डीटीसी की बसें तक डूब जाती हैं 10 मिनट की बारिश में। वहाँ क्या हुआ, पानी बारिश होती रहती थी तो पानी एकदम अच्छे तरीके से ढलान हुआ करते थे, नाले में एकदम नीचे नीचे निकल जाता था, ऊपर की सड़कों पे आता ही नहीं था। तो सड़कें भर जाती, 10 मिनट बारिश होती है तो आप समझ सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ एवरी बिग और स्मॉल हाउसेस हैड इट्स ओन कोर्ट यार्ड एंड बाथरूम। यानी छोटे बड़े चाहे जो घर हुआ करते थे सबके अपने क्या हुआ करते थे, अपने खुद के कोर्ट यार्ड हुआ करते थे और बाथरूम हुआ करते थे। घर में आंगन हुआ करता था बड़ा था, बाथरूम हुआ करता था। इन कालीबंगम मैनी हाउसेज हैड देयर वेल्स, यानी हर घर में अपना खुद का कुआं हुआ करता था, पानी पियो अपना, मतलब एक वो नहीं, सामूहिक नहीं।
एट साइट्स सच एज धौलावीरा और लोथल, जो कि गुजरात में। द इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड एंड सेक्शंस विद इन द टाउन वर आल्सो सेपरेटेड बाई वॉल्स। तो ये सब क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स था। आगे देखते हैं मटेरियल यूज इन बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज करते थे ये लोग, ये हम लोग देखेंगे। मोस्ट सेटलमेंट्स वर सिचुएटेड इन द एलुवियल प्लेन वेयर द मोस्ट कॉमन बिल्डिंग्स मटेरियल्स वर मड ब्रिक्स। मतलब जो ये आपका सेटलमेंट्स पूरे तरीके से था, अक्सर आप देखेंगे तो इनका जो वो था प्लेन एरिया था, तो अभी इस बार प्लेन एरिया में कौन सा रहेगा, सॉइल पाई जाएगी एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाएगी, तो उसी के ब्रिक्स से क्या करते थे, मड ब्रिक्स बना के, और इसको क्लीन फायर्ड ब्रिक्स, मतलब जो भट्टियों में उसको क्या करते हैं, तपा के पूरे तरीके से, जो आपका जो बर्न ब्रिक्स आप जो हम लोग के घरों में यूज़ होता है आज के समय में, उसी को आपको बर्न ब्रिक्स कहते थे। तो ये सब इस यूज करके वुड का, लकड़ियों का भी इस्तेमाल करके अपना घर वगैरह बनाते थे, ठीक है ना। इन द फुटिल्स एंड इन द आइलैंड ऑफ द कच्छ एंड सौराष्ट्र, सौराष्ट्र वाला जो रीजन, ड्रेस स्टोन रिप्लेस ब्रिक्स, ठीक है ना। क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस ऑफ द स्टोन था, तो ड्रेस स्टोन ने इसकी जगह ले लिया, ठीक। द साइज ऑफ द ब्रिक्स हैव बीन फाउंड आइडेंटिकल प्रोपोर्शन 1:2:4 के रेशियो में, दैट द विड्थ इज डबल द थिकनेस एंड लेंथ ऑफ 4 टाइम्स द थिकनेस। तो ये इसकी एक वो थी आपकी, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। डोर्स एंड विंडोज वर मेड अप ऑफ वुड एंड मैट्स, जिनकी आपके दरवाजे और खिड़कियाँ हुआ करती थी किसकी बनी होती थी, लकड़ियों की और मैट्स की। फ्लोर्स ऑफ हाउसेज वर जनरली हार्ड पैक्ड अर्थ दैट वाज ऑफन प्लास्टर्ड हुआ करते थे। ड्रेन्स एंड बाथिंग एरिया वर मेड विद बेक ब्रिक्स और स्टोन्स के बने होते थे। रूफ्स वर प्रॉब्ली मेड ऑफ वुडन बीम्स कवर्ड विद रीड एंड पैक्ड क्ले। तो ये सब सारी चीज़ें एक तरीके से उनकी क्या थी, सबसे अलग सभ्यता जो कि एक कंपनी थी, तो उसमें सब सारी उनकी अच्छाइयाँ थी, कैसे कैसे बने होते थे, किस तरीके से फ्लोर हुआ करते थे, किस तरीके से आपके डोर्स और विंडोज़ हुआ करते थे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी एक सोसाइटी डेवलप आपकी बसी बसाई थी। किस तरीके की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स। एग्जीबिशन हैव अनकवर्ड मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड पब्लिक बिल्डिंग्स एट बोथ लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स, ठीक। द आर्किटेक्चर जो हुआ करते थे में ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में जो बिल्डिंग्स की टाइप्स हुआ करती थी उनको 3 कैटेगरी में ही बांटा गया। तो क्या थी, एक प्राइवेट हाउस, एक लार्ज हाउस सराउंडेड बाय द स्मॉल यूनिट्स एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स। तो ये 3 कैटेगरी में बिल्डिंग्स को डिवाइड किया गया। तो डोरवेज एंड विंडोज रेयरली ओपन आउट इनटू द मेन स्ट्रीट बट फेस साइड लेन्स। तो डोरवेज और जो आपका विंडोज वगैरह हुआ करते थे वो रेयरली ओपन होते थे इनटू द मेन स्ट्रीट, ठीक है ना। द व्यू इनटू द हाउस वाज ब्लॉक्ड बाय अ वॉल, एक वॉल से ब्लॉक हुआ करता था, और अ रूम अराउंड द फ्रंट डोर। दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द एक्टिविटीज इन द सेंट्रल कोर्टयार्ड फ्रॉम द व्यू ऑफ पैसेंजर। सोचिए कितना हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बनाया जाता था, कितना एक तरीके से सोच थी, सारी चीज़ थी, जो कि आज भी रेयरली सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और दूसरी क्या है, तीसरी चीज़ क्या आती है, अभी देखें हम लोग पीछे, पब्लिक बिल्डिंग्स। पब्लिक बिल्डिंग मतलब एक तरीके से सामूहिक, मतलब पूरा कम्युनिटी बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी, क्या थी। तो सम लार्ज एंड डिस्टिंक्ट इन स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड इन द सेवरल सिटीज़ डिजाइंड स्पेशली फॉर पब्लिक पर्पस। जो पब्लिक पर्पस के लिए स्पेशली बनाया जाता था उन्हीं को पब्लिक बिल्डिंग्स बोलते थे। जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। ग्रेट बाथ की हमेशा चर्चा होती होगी, हर एग्जाम में पूछा जाता है ग्रेट बाथ कहाँ पे पाया गया, कैसे क्या। मोहनजोदड़ो के बारे में लोग करते हैं। तो द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ एनी हड़प्पन साइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है हड़प्पन कल्चर की, उसके बारे में देखते हैं। द ग्रेट बाथ वॉज अ ब्रिक स्ट्रक्चर विच मेजर्ड 12 मीटर, मतलब 12 मीटर बाई 7 मीटर एंड इज नियरली, मतलब ये इसको लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसकी गहराई 3 मीटर डीप हुआ करती थी फ्रॉम द सराउंडिंग पेवमेंट। वाटर वॉज इवेंचुअली सप्लाइड बाई 3 लार्ज कुएँ हुआ करते थे वहीं एडजेसेंट रूम। सराउंडिंग द बाथ देयर वर ए क्या है, पोर्टिकॉस एंड सेट ऑफ रूम्स व्हिच विल स्टेयर अवे टू द अपर स्टोरी, ठीक है ना। फिर क्या है इनका एक तरीका, द बाथ वॉज लिंक्ड विद सम sort of ritual bathing which was very common in Indian life and ancient type of till date। जैसे तालाब वगैरह हम लोग क्या नहीं होता, मतलब वहाँ पे क्या होता है, पब्लिक बाथरूम होती है, अक्सर देखेंगे हम लोग किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएंगे तो एक आपका क्या होगा,
कि पोखरा होगा, उसमें सीढ़ियाँ बनी होंगी, लोग जाते हैं स्नान करते हैं, तो एक तरीके से बहुत पवित्र माना जाता है, एक पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी होता है। इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता था, मतलब पब्लिक बाथिंग जिस जगह हुआ करती थी, तो आप लोग जाते थे, अपना पूरा चारों तरफ से इकट्ठा होगा। मोहनजोदाड़ो आप मूवी अगर देखिए, ऋतिक रोशन की मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई थी, उसमें सारी चीज़ें दिखाई हुई, कैसे क्या क्या पूरा अच्छे तरीके से सारा मोहनजोदाड़ो का पूरा कल्चर दिखाया हुआ है। तो आई रिकमेंड टू यू ऑल, तो आप जाके एक बार देखिए, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर क्या होता था, इमीडिएटली टू द वेस्ट ऑफ द ग्रेट बाथ, ठीक है ना, वॉज अ ग्रुप ऑफ 27 ब्लॉक, 27 ब्लॉक्स हुआ करते थे। ब्रिक्स वर क्रिस क्रॉस बाई नैरो लेन, दिस सेक्शन मेजर 50 मीटर्स ईस्ट वेस्ट एंड 27 मीटर नॉर्थ साउथ। मतलब जो आपका क्रिस क्रॉस मतलब क्या होता था, इस फॉर्म में एक तरीके से नैरो का हुआ करते थे। दीज स्ट्रक्चर हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ग्रेनीज व्हिच वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, जैसे बताया ग्रेनीज किस काम आते थे, आपके स्टोरिंग ग्रेन्स के लिए। सिमिलर स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा, कालीबंगम एंड लोथल, मतलब इन तीनों जगह पे भी इस तरीके की चीज़ें पाई गई। द डॉकयार्ड फाउंड एट लोथल, एग्जाम में पूछा जाता है द डॉकयार्ड कहाँ पे पाया गया, स्पेशली एक्सक्लूसिव लोथल में मिला था। वॉज अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इट वॉज अ लार्ज स्ट्रक्चर मेजरिंग अप 223 मीटर लेंथ एंड 35 मीटर डेप्थ एंड 8 मीटर डेप्थ, ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई थी। प्रोवाइडेड विद एन इनलैंड चैनल इन द ईस्टर्न वॉल एंड अ स्विल। चलिए आगे देखते हैं। अब स्ट्रीट एंड ड्रेन्स, जो आपकी नालियाँ हुआ करती थी, जो गलियाँ हुआ करती थी, वो किस फॉर्म में हुआ करती थी, कितना स्ट्रक्चर्ड वे में, देख रहे हैं ड्रेन्स वगैरह आज के समय में इतना अच्छे तरीके से आपके एमसीडीए वगैरह वाले, डीडीए वाले सब बनवाएंगे ही नहीं, स्टेट बिल्डिंग ये सब बनवाएंगे नहीं। आज के 5000 साल पहले से इतना एक स्ट्रक्चर वे में बना हुआ करता था, पानी अपने आप निकल जाता था, ढलान के रूप में हुआ करता था। तो समझ सकते हैं आप कितना वेल प्लान्ड आपकी सोसाइटी हुआ करती है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज स्ट्रीट एंड साइड लेन्स इक्विप्ड विद ड्रेन सिस्टम, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। द स्ट्रीट कट ईच अदर ऑन राइट एंगल, एग्जाम में पूछा जाता है, ये दे देगा ऑप्शन उठा के सीधा। तो स्ट्रीट कट ईच अदर ऑन द, इस एंगल पे राइट एंगल, एंड द वेड्थ ऑफ दीज स्ट्रीट वाज अ सेट रेशियो के, मतलब रेशियो सेट हुआ करता था। राइट एंगल में आपका स्ट्रीट क्या हुआ करता था, कट होके राइट एंगल पे कट के करके बनाते थे। नो इंक्रोचमेंट, आपके कोई भी तरीके से इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं हुआ करता था। इवन स्मॉलर टाउन एंड विलेज हैड इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम, ये नहीं कि आपका सिर्फ मेन सिटीज़ में ही अच्छी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम या स्ट्रीट दिखता था, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे टाउन्स में भी आपकी क्या हुआ करती थी, इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम, मतलब देखने लायक, एकदम देख के दिल खुश हो जाए, वाह वाह क्या सिस्टम है। दिस इंडिकेट्स दैट पीपल हैड अ ग्रेट सिविक सेंस, ग्रेट सिविक सेंस, सोचिए, मतलब उनके अंदर एक तरीके से सभ्यता, एक तरीके से उनके जानते थे भाई सही है, पानी नाली होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, स्ट्रीट अच्छी होनी चाहिए। आज के समय तो देखते होंगे कितने गलियों में आप घुस जाएंगे तो चले जाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे, गाड़ी फंस जाएगी आपकी। ड्रेनेज सिस्टम इतना बुरा है, 10 मिनट बारिश हो गई तो उसी में से सब पूरा यहाँ तक पानी भर भर के जा रहे हैं। तो कोई सिविक सेंस ही, यही यही कहेंगे ना, आज के लोगों को कोई सिविक सेंस ही नहीं है। तो उस समय सोचो कितना ग्रेट सिविक सेंस हुआ करता था कि सारी चीज़ों को लोग क्या करते थे, अच्छे तरीके से बनाते थे। सिविक सेंस ऑफ सैनिटेशन एंड केयर ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, आज के समय लोगों को मिलता है। बर्न ब्रिक्स वर यूज टू मेक ड्रेन्स, सोचिए बर्न ब्रिक्स से ड्रेन्स बनी हुआ करती थी। स्मॉल ड्रेन्स कनेक्टेड विद पार्किंग प्लेटफॉर्म एंड लेटरिंग्स ऑफ प्राइवेट हाउसेज वर ज्वाइंट विद द मीडियम साइज ड्रेन्स इन द स्ट्रीट। देखिए पढ़ के इतना अच्छा लग रहा है, वाह क्या तरीका रहा होगा सारी चीज़ें। तो एक तरीके से क्या था, मोस्ट डेवलप एंड मोस्ट सिस्टमेटिक फॉर्म आपका हुआ करता था। सब आपके जो आपके सीवर वगैरह में देखिए कनेक्ट होके सारी चीज़ें, ये एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें बनी हुआ करती थी। तो दीज वर ऑल अबाउट द लेक्चर। उसके बाद हम देखेंगे अपने अगले पार्ट्स में कैसे था रिलीजियस कल्चर, कैसे था और इनका कैसे था, क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, सारी चीज़ें एक एक करके आपके दो लेक्चर्स में पूरा एक तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। 2 लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ देख लिया, सीख लिया। अगले 2 लेक्चर में हम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। तब तक इन सब सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, रिवाइज कर लीजिए, और लास्ट लेक्चर का भी एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि पीछे की सारी चीज़ें पता रहें, तो आगे के पढ़ने में भी
अच्छा लगता है। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इस सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।